Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus online lectures. History chapter number 1, Mughal Empire, the foundation. Before we begin with the lesson, make sure you have your history book, notebook and your stationery with you. Listen to the teacher attentively. The first topic that we are going to discuss in this lecture is reasons of Babur's success in the Battle of Panipat. यानी पानीपत की जंग में बाबर की जीत की क्या वजूहात थी, हम इनके बारे में आज जानेंगे. So we will discuss them turn by turn. First of all, we will discuss about organized army of Babur. Babur has a very small number of army, but it is organized. उसकी आर्मी का जो नंबर था यानी तादाद कम थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी और बाबर अपनी आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, उनके डिसिप्लिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था. और किसी भी गलत करने वाले को, यानी अगर उसकी आर्मी में कोई भी शख्स कोई गलत काम करता था या प्रॉपर तरीके से अपना टास्क परफॉर्म नहीं करता था, तो उनको स्ट्रिक्टली पनिश करता था ताकि दूसरों को वो ये सिखा सके कि गलती करने की सज़ा क्या है. सो आर्मीज ऑफ इब्राहिम लोधी एंड राणा संगा वर फार न्यूमरस देन बाबर्स एंड ही कमेंटेड ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ इंडियंस बाय सेइंग दैट इंडियंस आर्मी नोज हाउ टू डाई बट नॉट हाउ टू फाइट. तो बाबर के मुताबिक आर्मी सोल्जर्स को ये पता होना चाहिए कि उन्हें लड़ना कैसे है, ना कि उन्हें ये पता कि उन्हें मरना कैसे है. इफ़ दे नो बेटर वेज टू फाइट, सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस टू विन द बैटल. सो ही कमेंटेड ऑन इंडियन आर्मी कि उनके सोल्जर्स को ये पता होने की बजाय कि लड़ना किस तरह से है, वो इस चीज़ के बारे में बेहतर जानते हैं कि मरा कैसे जा सकता है. सो दिस इज़ अ ह्यूज कमेंट फ्रॉम बाबर टू इंडियन आर्मी because of his organized army and all his organized army members. The next one is टेक्नोलॉजी ऑफ कैनन्स बॉल फायरिंग, यानी तोप की ज़रिए जो गोलाबारी की जाती थी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ बाबर ने सबसे पहले किया था. एंड ही हैड अ स्पेशलाइज्ड कॉन्टिजेंट इन हिज आर्मी फॉर दिस पर्पज़ हु वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मास्टर गनर. उसके पास एक स्पेसिफिक पर्सन था जो कि इन कैनन्स को संभालता था, इनसे प्रोजेक्टाइल फायरिंग करता था और वो शख्स भी एक माहिर जो तोप का जो माहिर शख्स था उसके अंडर काम कर रहा था. यानी उसके पास स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक पर्सन्स थे जो कि स्पेशलाइज्ड चीज़ों को हैंडल करते थे. सो दिस इज़ a big reason for his success in the Battle of Panipat. Presence of artillery in the Babur's army was enough to prove him superior against the rivals. तो उसकी इसी आर्टिलरी की वजह से, उसके इसी जो जंगी हथियार थे उनकी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से वो अपने दुश्मनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुपीरियर था आर्मी के लिहाज से. सो अदर वेपन्स ऑफ वारफेयर लाइक एरोज एंड स्वॉर्ड्स वर लेस इफेक्टिव इन द कंपैरिजन ऑफ द कैनन्स. तो इसी तरह देखा जाए, अगर दूसरे आलाते जंग के बारे में हम डिस्कस करें, अगर हम तीर कमान देखें या जो शमशीर है, तलवार जिसे कहते हैं, अगर उनके बारे में देखें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कैनन्स. सो कैनन्स आर द बेस्ट वे टू डिफीट योर एनिमी. आर्टिलरी कुड गिव मैक्सिमम हार्म टू द एनिमी एंड अबव ऑल ड्यू टू आर्टिलरी फायर्स इब्राहिम लोधीज एलिफेंट एजिटेटेड एंड स्टैम्प्ड हिज ओन सोल्जर्स. इसी आर्टिलरी फायर्स की वजह से, यानी कैनन बॉल्स की फायरिंग की वजह से जो कि बाबर की आर्मी की तरफ से हुई थी, इब्राहिम लोधी के जो एलिफेंट्स थे उन्होंने अपने ही सोल्जर्स को अपने पाँव के नीचे ड्रोन दिया था. और इसका नतीजा क्या निकला? कॉन्सिक्वेंटली इब्राहिम लोधीज मेन आर्मी वाज सोन इन डिसअरे. तो उसकी जो मेन आर्मी थी वो बिल्कुल ही नाकिस हो गई, यानी वो अब उस आर्मी अरेंजमेंट में नहीं आ सकती थी, वो प्रॉपर्ली अपना वर्क नहीं कर सकती थी. सो दिस इज़ द सेकेंड मेन रीज़न फॉर द बाबर सक्सेस इन द बैटल ऑफ पानीपत. नेक्स्ट वन इज़ मिलिट्री स्ट्रेटजी. मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी कि आर्मी की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनके जो प्रॉपर तरीक़ाकार होता है काम करने का, उस पर भी डिपेंड करता है कि जंग को किस तरीके से जीता जा सकता है. सो बाबर यूज्ड टू ले आउट अ डिटेल्ड प्लान बिफोर एनी इंगेजमेंट. तो किसी भी जंग से पहले वो एक प्रॉपर एक खाका तैयार करता था, एक प्लान बनाता था कि किस तरीके से जंग की जाएगी. सो बाबर स्टार्टेड फाइटिंग. He would survey the surrounding areas and analyze his own and enemy's military strength. तो बाबर किसी भी जंग से पहले
अपने एरियाज़, जो सराउंडिंग एरियाज़ होते थे जहाँ पर बैटलफील्ड होता था, उन एरियाज़ को वो विज़िट करता था और एनालाइज़ करता था कि उसकी अपनी आर्मी की तादाद कितनी है और उसके एनिमी की कितनी है, ताकि वो उस तरीके से कोई स्ट्रेटजी प्लान कर सके। फॉर एग्जाम्पल इन द बैटल ऑफ द पानीपत ही वॉज कम्पीटिंग विद अ वेरी लार्ज होर्ड। अब उसे पता था कि पानीपत की जंग में उसका सामना एक बहुत बड़े लश्कर से होगा। टू कवर अप हिज न्यूमेरिकल inferiority, he used the array of cards as a defense line to stop the advance of the enemy। तो अपने, चूंकि उसकी आर्मी तादाद में कम थी, तो इतने बड़े लश्कर को रोकने के लिए उसने क्या किया था, उसने कार्ड्स को यूज़ किया था। उसने कार्ड्स की एक अरेंजमेंट बनाई, यानी ये जो बैलगाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनकी एक अरेंजमेंट बनाई और उनको अपने उस बैटलफील्ड के थोड़ा आगे के रास्ते पर उसने इस तरह से उनको सेट किया कि एनिमीज़ को वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल हो। सिमिलरली ही यूज्ड टू डिग अ ट्रेंच, और उसने खंदक खोदी और प्लेस ऑब्स्टेकल्स फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज आर्मी, और जगह जगह पर उसने रुकावटें जो थी उनको प्लेस करवा दिया। ये एक पूरी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी थी जो उसने यूज़ की थी ताकि वो इस जंग को जीत सके। ही एक्टिवली मैंशनड एवरी मूव एंड मैनोवर इन द बैटलफील्ड and would control his army through quick and ingenious decisions। तो उसने अपनी इस पूरी बैटलफील्ड में उसने जो अपनी आर्मी की जो क़यादत की थी, उसमें उसने प्रॉपरली एक एक चीज़ को देखा और एक एक मैनूवर को देखा। मैनूवर बेसिकली आर्मी की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो जो आपका रिस्पॉन्स होता है या आपका जो स्टेप होता है, एक आर्मी मिलिट्री गार्ड का जो एक स्टेप है किसी भी एनिमी के अगेंस्ट, उसको मैनूवर कहते हैं। सो इन द बैटल फील्ड ही कुड कंट्रोल हिज आर्मी थ्रू क्विक एंड इंजीनियस डिसीजंस। तो उसने बहुत ज़्यादा जीनियस डिसीजंस लेते हुए, बहुत ज़्यादा समझ बूझ के साथ उसने इन चीज़ों को कवर अप किया और बहुत ज़्यादा उसने जल्दी और इंतहाई अहम फैसले लिए जो उसकी जीत का बाइस बने। इन द कंपैरिजन टू बाबर, इंडियंस जर्नल्स वर नॉट वेल वर्स्ड इन वार टैक्टिक्स। लेकिन अगर हम इंडियन जर्नल्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास वो बहुत ज़्यादा जीनियस डिसीजंस नहीं ले सके, उन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में टेक्नोलॉजीज़ का नहीं पता था, और दे डू नॉट नो अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेटजी दैट व्हाट इज़ इट एंड हाउ इट इज़ लेड। सो फॉर एग्जांपल इब्राहिम लोदी डिड नॉट एरे हिज आर्मी प्रॉपरली, हैंस इट फाउट हैपहैज़र्डली। तो इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी उसकी ना तो कोई अरेंजमेंट थी, ना तो उन्हें प्रॉपरली कोई पोजीशंस असाइन की गई थी, तो उन्होंने बस बिल्कुल ही एक रैंडम वे में आकर जंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से उसका नुकसान उससे खुद को उठाना पड़ा। द नेक्स्ट वन इज़ फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द आर्मी। किसी भी आर्मी की फाइटिंग स्पिरिट कैसी है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बैटल फील्ड में उसे किस हद तक कामयाबी मिल सकती है। सो बाबर्स आर्मी वॉज फार अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, अ माइनर मिस्टेक वुड मीन डेथ एंड डिसऑनर। तो बाबर की आर्मी चूँकि अपने होमलैंड से बहुत ज़्यादा दूर थी जहाँ पर ये बैटलफील्ड था, जैसे आप पेज नंबर 8 पर मैप भी देख सकते हैं जहाँ पे खानवा और चंद्री और पानीपत, आगरा, तमाम तरह जो जंगें हुई हैं उनका एक मैप आपको दिखाया गया है। तो अगर वो ज़रा सी भी माइनर सी भी मिस्टेक करते तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए डिसऑनर का बाइस बनता और उनकी डेथ हो सकती थी। दिस थॉट वुड फ्यूल द फाइटिंग ऑफ बाबर्स आर्मी। सो अगर माइनर मिस्टेक हो जाती तो उसकी वजह से उनकी जो डिसऑनर होता उनका या उनकी जो डेथ होती, उससे बचने के लिए इसी थॉट ने क्या किया, उनकी फाइटिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया और उन्हें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुपीरियर कर दिया कि वो इस जंग को जीतेंगे। ऑन द अदर हैंड इंडियन सोल्जर्स लैक द विल टू फाइट एंड डिसिप्लिन। लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें एक तो विल टू फाइट यानी जंग करने की जो सलाहियत थी वो भी बहुत कम थी और उनमें डिसिप्लिन भी कम था, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ खानवा 1527 AD। अब हम बैटल ऑफ खानवा को देखेंगे, उसका पर्सपेक्टिव क्या था, किन लोगों के दरमियान ये हुई और उसमें क्या क्या फर्दर इवेंट्स हुए थे। सो द बैटल ऑफ खानवा, रूलर ऑफ मेवाड़ राणा संगा was one of the persons who instigated बाबर to invade इंडिया। तो जो मेवाड़ राणा संगा था उसने वो
अहम शख्सियात में से एक था जिसने बाबर को इस चीज़ के बारे में उभारा कि वो इंडिया पर अटैक करे। सो राणा संगा थॉट दैट बाबर वुड रिटर्न आफ्टर सेकिंग एंड प्लंडर एज हिज एंसेस्टर तैमूर एंड हैड डन। तो अब राणा संगा का ये ख्याल था कि बाबर जो है वो वापस लौटेगा, जैसे कि उसका जो इंसेस्टर्स थे यानी उसके जो आबाउजाद थे, जैसे तैमूर जो था वो वापस आया था। ही वुड देन बी एबल टू इस्टेब्लिश अ राजपूत स्टेट इन अ क्राइसिस कास्ड बाय द बाबर्स डिपार्चर। तो फिर जो राणा संगा है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो बाबर के डिपार्चर के बाद वहाँ पर होने वाले जो क्राइसिस हैं उनकी वजूहात की बिना पर वहाँ पर एक राजपूत सिस्टम स्टार्ट कर सके। यानी उसने एक जो थी एक साजिश प्लान की थी कि अपने जो इंसेस्टर्स तैमूर हैं उनकी तरह से ये भी रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा किसी न किसी क्राइसिस की वजह से, और वहाँ पर मैं राजपूत सिस्टम जो है उसको डेवलप कर लूँगा। लेकिन उसका जो सोच थी वो कुछ और थी और उनका जो रिज़ल्ट था, बाबर के जो डिसीजन था वो बिल्कुल अगेंस्ट था। बाबर्स डिसीजन टू टेक अ परमानेंट प्रेसिडेंस इन द इंडिया perturbed the ambitions of Rana Sanga, so he decided to expel him from the India. बाबर ने ये डिसीजन किया कि वो इंडिया में ही रहेगा, वो वहाँ से डिपार्चर नहीं लेगा। तो इस तरह से जो राणा संगा था वो अपनी हुकूमत वहाँ पर नहीं बना सकता था। इस वजह से उसने फ़ैसला किया कि वो बाबर को इंडिया से बाहर निकाल देगा। सो आर्मीज ऑफ बाबर एंड राणा संगा कन्फ्रंटेड ईच अदर इन द बैटलफील्ड ऑफ खानवा नियर आगरा। तो आगरा के नज़दीक खानवा के मुकाम पर वो दोनों एक बैटलफील्ड यानी एक मैदान जंग में इकट्ठे हुए और उन दोनों आर्मीज़ की बाबर की आर्मी की और राणा संगा की आर्मी की आपस में जंग हुई। सो आर्मी ऑफ राणा संगा वाज मोर देन 10 मिलियन विच कॉज सम फियर अमंग बाबर्स आर्मी। चूँकि राणा संगा की आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो जो बाबर की आर्मी थी उसको थोड़ा बहुत इससे डर महसूस हुआ। प्रेडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर एक्सपेरेटेड देयर एम्बैरसमेंट इवन मोर। और एक जो एस्ट्रोलॉजर था, जो माहिर फल्कियात था, उसने भी उनसे कह दिया, उसने एक पेशन गोई कर दी कि हो सकता है कि बाबर की जो आर्मी है वो ये जंग हार जाए। तो इसने उनकी एम्बैरसमेंट में और ज़्यादा इजाफा कर दिया, यानी वो बहुत ज़्यादा फियर महसूस करने लगे। सो एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट स्टार्स वर नॉट इन फेवर ऑफ बाबर। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि जो सितारे हैं वो बाबर के फेवर में नहीं हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये जंग हार जाए। बट सोल्जर्स वर dismayed and in this situation Babur gave a stirring speech which gave new energy to the army। तो उसके जो आर्मी सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। तो फिर बाबर ने उनको असेंबल किया और उनको एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश उनके सामने एक खिताब किया जिसने उस आर्मी को दोबारा से लड़ने की हिम्मत दी और उनके अंदर दोबारा स्पिरिट फॉर फाइट क्रिएट की। आप इसको अपने पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं बुक के। डू नॉट यू नो दैट देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मैनी मंथ्स बिटवीन आवर होमलैंड एंड हिज कंट्री एंड दिस कंट्री। तो उसने उनसे कहा कि क्या आप लोगों को नहीं पता कि महीनों की मुसाफत है हमारे अपने घर में और इस कंट्री के दरमियान में। इफ़ वी आर डिफीटेड, अगर हम आज शिकस्त खा जाते हैं, मे गॉड सेव अस फ्रॉम दिस डिस्ग्रेस, अल्लाह हमें इस शिकस्त से महफूज रखे। व्हाट विल बी आवर फेट, तो अगर हम हार जाएंगे तो हमारी किस्मत क्या होगी। उनसे एक क्वेश्चन किया, व्हाट विल हैपन टू अस, हमारे साथ क्या होगा, टू आवर होमलैंड एंड सिटी, हमारे शहरों के साथ और हमारे वतन के साथ क्या हो सकता है। यानी उनके ज़मीर को झंझोड़ा कि अगर हम आज हार जाते हैं तो फिर सोचो कि क्या होगा। वी विल हैव टू फेस स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेनर्स, हमें अजनबियों और बैरूनी ताकतों का सामना करना पड़ेगा। एवरी वन शुड रिमेंबर दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज़ टू डाई, हर किसी को ये याद रखना है कि हर जी जान को मौत का मज़ा चखना है, यानी जो भी शख्स ज़िंदा है उसे आखिरकार मरना है। लाइफ इनवेरिएबली एंड्स विद डेथ, किसी ना किसी तरह से लाइफ हमेशा एंड जो है उसका डेथ पर होता है। अ करेजियस डेथ इज़ बेटर देन द लाइफ ऑफ डिस्ग्रेस एंड इनफेमी, तो एक बाहिम्मत मौत किसी भी बुज़दिलाना ज़िंदगी से बेहतर है, यानी उसने उनको इनकरेज करने की कोशिश की। सो इट इज़ बेटर दैट ईच वन ऑफ अस शुड कंसीडर 2 ऑप्शंस, फर्स्ट टू फाइट फॉर अल्लाह, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक ये कि हम अल्लाह के रास्ते पर जिहाद करें एंड बिकम अ गाजी और गाजी बनकर लौटें, एंड सेकेंड डाई वाइल फाइटिंग एंड गेट द ऑनर ऑफ अ मार्टर, या फिर हम अल्लाह की राह में जिहाद करें और लड़ते हुए शहादत का रुतबा हासिल करें। दीज 2 थिंग्स गारंटी आर वेलबींग, यही वो 2 चीज़ें हैं जो कि हमारी फलाह की
निशानी है और हमारी फलाह की वजाहत करती हैं। सो दिस एड्रेस फुली रिवाइव्ड द एनर्जी ऑफ द आर्मी, और फिर उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खाई, एक अहद किया कि अब हम फाइट करेंगे, हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे। सो बाबर अडॉप्टेड द मोर और लेस सेम स्ट्रैटजीज एज ही हैड अडॉप्टेड इन द बैटल ऑफ पानीपत। जैसे उसने पानीपत की बैटल में किया था, उसने उसी तरह की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया। एंड हिज आर्टिलरी कास्ट अ ग्रेट डिसऑनर टू द राणा संगास आर्मी हु वॉज वेरी अपसेट विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड देन ही ट्राइड वन फाइनल मैनूवर टू टर्न द टाइड इन हिज फेवर बट फेल्ड। तो उसने एक आखिरी अपना जो हरबा था उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकाम रहा और इवेंचुअली जो बाबर की आर्मी थी वो जीत गई। द नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ चंडीगढ़। सो बैटल ऑफ चंडीगढ़ इज आफ्टर सक्सेस ऑफ खानवा बाबर मार्च टूवर्ड चंद्री। तो अब यहाँ पर हम विक्ट्री ऑफ चंद्री की बात कर रहे हैं, यानी चंद्री की जो फतह थी। चंद्री इज़ आ प्लेस नियर खानवा। तो खानवा की जंग के बाद जब वहाँ पर उससे सक्सेस हासिल हुई तो बाबर ने आगे चंद्री में मूव करने का फ़ैसला किया, वेयर अ जनरल ऑफ राणा संगा वॉज मेकिंग प्रिपरेशन टू फाइट। वहाँ पर भी राणा संगा का जो एक आर्मी जनरल था वो जंग की तैयारी कर रहा था। सो बाबर ट्राई टू मैनिपुलेट हिम इन टू ओबीडियंस बट फेयर। तो बाबर ने कोशिश की कि उसको अपनी ताबेदारी में ले आए, यानी वो उसकी बात मान ले, जंग को तर्क कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉन्सिक्वेंटली बाबर विजाइन द कैसल, बोथ साइड्स फाउट वैलियंटली बट बाबर केम आउट विक्टोरियस। यानी फिर दोनों जो ग्रोह थे उनमें एक ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई और फिर बाबर जो था वो फातिह के तौर पर वहाँ से निकला। आफ्टर डिफीट इन पानीपत एंड द बैटल ऑफ गंगारा, अफगान्स हैड ऑल्सो quickened their activities in Bihar and Bengal, where the brother of Ibrahim Lodi had announced himself as king. Babur defeated him at Gangra. तो जहाँ पर इब्राहिम लोधी का जो भाई था उसने वहाँ पर बिहार और बंगाल में जंग की बहुत सारी तैयारियाँ की हुई थी और अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा सरगर्म तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा था। तो वहाँ पर उसका जो इब्राहिम लोधी का भाई था उसने अनाउंस किया था कि वो एक बादशाह है। तो बाबर ने वहाँ पर भी उनके होमलैंड में जाकर उन्हें शिकस्त दी और उन्हें वहाँ से भी भगा दिया। द नेक्स्ट वन इज़ death of Babur 1530 AD. Babur established his rule after a long struggle. बाबर ने एक लंबी कोशिश के बाद, एक बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद अपना एक रूल सेट किया, अपनी एक हुकूमत सेट की। एंड हार्डली बिफोर गेटिंग सम पीस ही पास्ड अवे इन 1530 AD. इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा सुकून पाता, अभी उसे कुछ ही अरसा हुआ था कि उसने एक प्रॉपर एक पीसफुल सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। 1530 AD में उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 AD till 1540 AD and 1555 AD till 1556 AD। ये उनका दौरे हुकूमत है, उसका दौरानिया आपको बताया गया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, सो After the death of Zahiruddin Muhammad Babur, his son Nasiruddin Humayun assumed the throne। तो फिर जो नसीरुद्दीन हुमायूं था उसको उसकी बादशाहत दे दी गई। एंड ही वॉज बोर्न इन काबुल इन 1508 AD। बाबर गेव स्पेशल अटेंशन टू हिज इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बाबर ने उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, यानी उसकी इखलाकी और अदबी एतबार से उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ताकि वो एक अच्छा जो है हुक्मरान बन सके। हुमायूं वेरी क्विकली लर्न टर्किश, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। उसने तुर्की, अरबी और फ़ारसी ज़ुबानें बहुत ज़्यादा जल्दी सीख ली। एंड लिटरेचर, और लिटरेचर में भी उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। उसे रियाजी में और इल्म फ़ल्कियात में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। ये इंट्रोडक्शन था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का, जो कि बेटा था नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। इन द बैटल ऑफ द पानीपत हुमायूं फाउट
composedly after the fight, Babur sent him to Agra to take charge of the treasury and other establishment. तो जब पानीपत की जंग में कामयाबी हुई तो हुमायूं ने बहुत ज़्यादा कंपोजली वहाँ पर फाइट किया और उसके बाद बाबर ने उसे आगरा भेज दिया ताकि वो वहाँ पर जितना भी ख़जाना और जो माल गनीमत वगैरह है उसको हासिल करे और वहाँ पर एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन कायम करे. The next one is administrative problems. Moving on page number 14, now we'll learn about Humayun had to face the following administrative problems. कौन कौन से issues थे जिनको उसे face करना पड़ा. Treasury was almost exhausted, यानी ख़जाना जो था, जो हुक्मरानों का वो ख़जाना होता है यानी हुकूमत का जो ख़जाना होता है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था. बाबर स्पेंट ऑल द वेल्थ इन फाइटिंग अगेंस्ट रिबेल्स ऑन कंक्वेस्ट एंड फॉर पब्लिक वर्क्स. तो बाबर ने जो ख़जाना था उसे दुश्मनों और बागियों के अगेंस्ट लड़ने में ख़र्च कर लिया और फतूहात में, और उसके बाद फलाही कामों में उसने इस पैसे को खर्च किया जिसकी वजह से वो पैसा कम हो गया. बाबर वॉज अ पावरफुल रूलर वेयर एज हुमायूं वॉज कंसिडर्ड अ वीक रूलर विच चेंज द पोलिटिकल सीन. बाबर के कंपैरिजन में अगर हुमायूं को देखा जाए तो वो एक बहुत ज़्यादा फातेह और बहुत ज़्यादा मजबूत हुक्मरान साबित नहीं हुआ और उसने पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल यानी सियासी जो एक मंजर था उसको बदल कर रख दिया. बाबर हैड एडवाइज हुमायूं टू ऑलवेज बी गुड टू हिज ब्रदर्स. बाबर ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि अपने भाइयों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना. अकॉर्डिंगली हुमायूं डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 पार्ट्स. तो उसने अपनी जो सल्तनत थी उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया. एंड मिर्ज़ा कामरान वॉज असाइंड द गवर्नरशिप ऑफ काबुल एंड कंधार. अदर एरियाज वर इंटरेस्टेड टू अस्करी एंड हिंदाल. और जो दूसरे एरियाज थे उन्हें अस्करी और हिंदाल की कस्टडी में दे दिया गया. In this divided kingdom, when Humayun was in hot waters, none of his brothers came to rescue him. तो अब जब उसकी सल्तनत जो थी वो डिवाइड हो गई, जब उसकी सल्तनत का बंटवारा हो गया तो जब वो मुश्किल हालात में था तो उसके किसी भी भाई ने पलटकर उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो थे उनको फेस करना पड़ा. द नेक्स्ट वन इज़ बैटल विद लोधीज एंड अफगान्स. लोधीज एंड अफगान्स के साथ जो उसकी बैटल थी बाबर की डेथ के बाद, जो महमूद लोधी और उसके जो ब्रदर थे इब्राहिम लोधी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट किया कुदा एंड बिहार में. ऊद एंड बिहार सो ऊद एंड बिहार आर बेसिकली द सिटीज़ जहाँ पर उनका प्रॉपर एक उनकी हुकूमत थी, बहुत ज़्यादा असर और रसूख था. तो ऊद और बिहार में उन्होंने अपनी जो गैर मुनज़्ज़म एक्टिविटीज़ थी, जो कि रॉन्ग एक्टिविटीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा परसू किया. महमूद लोधी अटैक जौनपुर एंड एक्सपेल्ड हिज गवर्नर. और उसने अपने गवर्नर को क्या किया, वहाँ से निकाल दिया. सो हुमायूं एडवांस्ड अपॉन जौनपुर एंड डिफीटेड महमूद लोधी एंड फोर्स्ड हिम आउट टू बिहार एंड कैप्चर्ड जौनपुर. तो अब हुमायूं ने लोधी की जो फोर्स थी उस पर अटैक किया, आगे परसू किया और जौनपुर को फतह कर लिया. हुमायूं कंटिन्यूड हिज एडवांसमेंट एंड बिसाइड चनार वेयर एट दैट टाइम शेर शाह सूरी वाज डोमिनेंट. तो उसके आगे उसने जो चुनार एरिया था वहाँ पर उसने आगे अपनी पेशकदमी की. वहाँ पर शेर शाह सूरी की डोमिनेंस थी, यानी उनकी वहाँ पर हुकूमत थी, मतलब बहुत ज़्यादा उनका असर और रसूख था. हुमायूं कंटिन्यूड सीज फॉर 4 months बट कुड नॉट टेक द कैसल. उसने जंग जो थी, अपनी जो पेशकदमी थी उसे जारी रखा, लेकिन वो फिर भी उस किले को हासिल ना कर सका. शेर शाह अश्योर्ड हिम ऑफ हिज ओबीडियंस एंड सेंट हिज सन विद 500 सोल्जर्स टू हुमायूं. शेर शाह सूरी ने हुमायूं को ये कहा कि वो उसकी अतात कबूल कर ले, यानी वो उसके अंडर काम करना शुरू कर दे, और अपने बेटे के साथ 500 सिपाही हुमायूं की तरफ भेजे. अ ट्रूस वॉज डिसाइडेड एट चिनार एंड दस हुमायूं लॉस्ट हिज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टर्मिनेट द राइजिंग पावर ऑफ शेर शाह सूरी. तो इस तरह से उसने उसकी अतात कबूल कर ली और उसने जो अपने पास एक गोल्डन चांस था कि वो शेर शाह सूरी को डिफीट कर सके, उसको उसने लॉस्ट कर दिया. सो इन 1531 AD शेर शाह वॉज अ स्वर्जन रूलर ऑफ बिहार प्रोविंस. तो वो बिहार प्रोविंस का एक बहुत ही ज़्यादा जाबिर हुक्मरान बन गया. ऑन रिसीविंग दिस न्यूज़ हुमायूं सेंट वन ऑफ हिज कंपेनियंस टू जौनपुर फॉर एनालाइजिंग द सिचुएशन. तो उसने अपने साथियों को भेजा कि वो सिचुएशन को एनालाइज करें. शेर शाह ट्रीटेड हिम
वार्मली एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड हिम अटमोस्ट लॉयल्टी बाय ऑफरिंग वैल्यूएबल गिफ्ट्स। तो उसने उसकी जो लॉयल्टी थी, यानी उसका जो मुखलिसाना रवैया था, उसको बहुत ज़्यादा उस रवैये की वजह से उसने बहुत ज़्यादा उसको गिफ्ट्स दिए। यानी उसने प्रॉपरली हुमायूं के जो नर्व्स थे उन पे कंट्रोल हासिल कर लिया और उसको बिल्कुल ही एक बुज़दिल हुक्मरान बना दिया। शेरशाह एंड ही इज़ स्टिल ओबीडियंस टू द हुमायूं एंड दिस इंफॉर्मेशन अलाइड हुमायूंस कंसर्न्स। और इसने हुमायूं के जो कंसर्न्स थे उनको और ज़्यादा उसके साथ इल्हाक हो गया शेरशाह सूरी के साथ। तो फिर अब हुमायूं के जो कंसर्न्स थे वो बेसिकली हुमायूं के अपने कंसर्न्स नहीं थे, बल्कि शेरशाह सूरी के कंसर्न्स थे। यानी वो अपने कंसर्न्स बिल्कुल भूल चुका था जो कि उसके फोरफादर्स की तरफ से उसको मिले थे। सो आफ्टर सम वीक्स हुमायूं गोट द न्यूज़ दैट शेरशाह हैज़ रेज्ड अ सीज ऑफ गौर द कैपिटल ऑफ द बंगाल। तो उसने कैपिटल ऑफ बंगाल जो था वहाँ पर एक पेशकदमी की। हुमायूं नोट फ्यूरियस ऑन शेरशाह's मूव एंड डिसाइडेड टू मार्च अगेंस्ट हिम। तो उसने बहुत ज़्यादा इस बात पर वो गुस्से में आ गया, क्योंकि अब शेरशाह सूरी जो था उसने अगेंस्ट द कंसर्न ऑफ हुमायूं काम शुरू कर दिया था। यानी उसकी इतनी लॉयल्टी शो करने के बाद, उसकी जो शेरशाह सूरी के साथ अलायंस थी उसके बावजूद उसने हुमायूं के अगेंस्ट काम शुरू किया। तो हुमायूं ने ये डिसाइड किया कि वो भी उसके अगेंस्ट मार्च करेगा। एंड मीनवाइल शेरशाह टुक कंट्रोल ऑफ अ लार्ज एरिया। तो उसी दौरान शेरशाह सूरी ने एक बहुत वसी एरिया पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। एंड हुमायूं रिजॉल्व टू मेक एन एडवांस इन बंगाल। तो हुमायूं ने फिर बंगाल की तरफ एडवांसमेंट स्टार्ट कर दी। एंड हुमायूं केप्ट एडवांसिंग विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड एंटर्ड गौर इन 1538 AD। तो 1538 AD में वो गौर में शामिल हो गया। सो विक्ट्री ऑफ गौर वाज अपेरेंटली अ बिग अकम्पलिशमेंट ऑफ हुमायूं। ये बज़ाहिर तो उसके लिए बहुत बड़ी फतह थी, बट ही वेस्टेड 8 months इन सेलिब्रेटिंग दिस कैप्चर। लेकिन उसने 8 माह इस खुशी को मनाने में गुजार दिए। इन द मीन टाइम शेरशाह कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन। शेरशाह ने दोबारा अपनी जो पोजीशन थी उसको अटेन कर लिया और दोबारा से उसने क्या किया, कट डाउन द सप्लाई लाइन फ्रॉम द आगरा। और आगरा से उसने तमाम तर जो उसका कनेक्शन था उसको कट डाउन कर दिया। एंड हुमायूं लॉस्ट कम्युनिकेशन विद हिज कैपिटल। तो हुमायूं का अपने कैपिटल के साथ बिल्कुल राब्ता मुनक़ता हो गया। एंड ही इमीडिएटली सेंट हिज ब्रदर हिंदाल टू रिवाइव द सप्लाई लाइन, बट ऑन रीचिंग आगरा ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग। लेकिन हिंदाल ने क्या किया, जैसे ही वो आगरा पहुंचा तो उसने वहाँ पर अपने आप को एज अ किंग वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ। सो मीनवाइल हुमायूं ने अपनी उस किंगडम को भी लॉस्ट कर दिया। सो इन precarious situation, Humayun appointed a governor at Gaur and started his journey back to the capital. तो उसने दोबारा कैपिटल की तरफ सफ़र शुरू किया। एंड शेरशाह was cunningly trying to surround him. अब शेरशाह सूरी ने क्या किया, उसके लिए एक जाल बिछाया और बहुत चालाकी से उसे घेरना चाहा। एंड ही let Humayun advanced and at last he reached मंगहार विदाउट फेसिंग रेजिस्टेंस। तो अब उसने हुमायूं को आगे जाने दिया, क्योंकि ये एक प्री प्लान उसका एक प्लान था जो उसने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उसके लिए बिछाया था। तो वो मंगहार तक बगैर किसी रुकावट के चलता गया। एंड इन द सबर्ब्स ऑफ मंगहार शेरशाह वॉज इन वेटिंग विद हिज आर्मी। और वहाँ पर शेरशाह जो था वो उसके लिए घात लगाए बैठा था। एंड हिज counselors advised to strike upon Sher-Shah instantly, and Humayun, showing his habitual complacency, decided to rest for a few weeks. तो उसके जो काउंसलर्स थे उन्होंने ऐसे कहा कि शेरशाह सूरी के साथ जंग करो, अटैक कर दो उस पर फ़ौरन। लेकिन हुमायूं ने अगेन क्या किया, उस जैसा कि वो हैबिचुअल था चीज़ों को बहुत लटका कर करने का, तो उसने कुछ वीक्स जो थे डिसाइड किया कि कुछ वीक्स जो है मैं इस पर अटैक नहीं करूँगा बल्कि रेस्ट करूँगा। एंड मीनवाइल शेरशाह इनलार्ज हिज आर्मी एंड गोट एन अपर हैंड इन द बैटलफील्ड। उतनी देर में शेरशाह ने अपनी जो आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और फिर वो बैटलफील्ड में हुमायूं के अगेंस्ट सामने आया। एंड हुमायूं ट्राई टू मेक अ ट्रूस थ्रू एजेंसी बट फेल्ड। लेकिन हुमायूं फिर अपनी जो फाउंडेशन थी, अपनी जो किंगडम थी उसको लॉस्ट कर चुका था। A failed attempt to revive Humayun as a king। अब a failed attempt to revive Humayun as a king यानी कि अब जब वो सारी चीज़ें हार चुका था, 1539 AD में शेरशाह ने अटैक किया आर्मी के साथ और हुमायूं के जो ट्रूप्स थे वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उस अटैक के नतीजे में वो हार गए। तो उसके बाद अब यहाँ पर उन्होंने एक अटैम्प्ट की थी हुमायूं ने कि वो एज अ किंग रिवाइव कर सके, लेकिन वो भी
जो थी वो बेसूद थी, वो भी उसके किसी काम ना आ सकी। ऑन रीचिंग Agra, Humayun forgave his brothers Mirza Hindal attempt to assume the kingship, and he tried to consolidate his power and appealed to all the relatives and brothers, but they showed their inability to join forces with him. And then with the army of 4,000 men, soldiers of the army were mostly unexperienced and many of them एंड नेवर सीन द बैटलफील्ड बिफोर। उससे पहले उन्होंने उस आर्मी ने बैटलफील्ड को नहीं देखा था, इसलिए वो प्रॉपरली उसके साथ फाइट नहीं कर सके। और हुमायूं की जो प्रिपरेशंस थी उसके बारे में जब शेर शाह सूरी को पता चला तो उसने भी एडवांसमेंट स्टार्ट कर दी, और फिर इस तरीके से वो किसी भी फाइट के बगैर हुमायूं के जो सोल्जर्स थे लेफ्ट द बैटलफील्ड विदाउट एनी फाइट, उन्होंने बगैर किसी जंग के बैटलफील्ड को छोड़ दिया। दस शेर शाह सूरी वन दिस बैटल ईजिली। तो इस तरह बहुत कामयाबी और बहुत इजीली शेर शाह सूरी ने इस जंग को भी जीत लिया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह।